राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 190 वर्ष का इतिहास, 1757 से 1947 के कालखंड का इतिहास, क्रांतिकारियों का, वीर वीरांगनाओं का, नायक नायिकाओं का, भारत माँ के सुपुत्र सपुत्रियों का बलिदान का इतिहास, कुर्बानी का इतिहास, त्याग और तपस्या का इतिहास, फांसी के तख्ते पर झूलने वालों का इतिहास, घोर नारकीय काला पानी की सजा भुगत करके 90% वहीं से मर खप जाने वालों का इतिहास, और जेल में लंबी यातनाएं, कष्टकारक पीड़ादायक यातनाएं सहते हुए आगे बढ़ते हुए अंतिम श्वास तक भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए उस यज्ञ में अपने आप को होम कर देने वालों का इतिहास, भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां काटने वाले, खुद कट के भारत माँ की बेड़ियों को काटने का प्रयास कर रहे थे, ऐसे लोगों का इतिहास, ऐसे नायक और नायिकाओं को, लेकिन जो अज्ञात हैं वो मैं आपके सामने ला रहा हूं। 465 के आसपास शायद आपके पास ये वीडियोस पहुंच गई हैं। सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 1000 साल का इतिहास और 1500-2000 अज्ञात नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का एक प्रयास कर रहा हूं। कल हमने उस महान श्रृंखला, क्रांतिकारियों की श्रृंखला, बलिदानियों की श्रृंखला, नायक और नायिकाओं की श्रृंखला में एक महिला नायिका, महानायिका प्रकाशवती को उस श्रृंखला के साथ जोड़ा था, और कल एक एपिसोड के अंदर हमने उनकी प्रारंभिक यात्रा वर्णन की थी। आइए आज चले जरा, बड़ी रोचक सी ये रहेगी, और इस एपिसोड में आखिर के कुछ पल जो है आपको लगेगा कि बड़ा फिल्मी सा सीन बन गया है। मैंने इसमें कुछ नहीं किया भाई, मेरे केवल शब्द हैं, और जो है वो रियलिटी है, यथार्थ है। उसमें 1% भी, फिल्मों में तो एग्जेजरेशन होती है, फिल्माइजेशन में कुछ ना कुछ होता है, पर यहाँ मेरे इस वर्णन में, मेरे प्रकटीकरण में कहीं आधा % भी ऐसा मसाले वाली बात नहीं है। तो आइए देखें इस महानायिका प्रकाशवती कपूर जो है वो कैसे पाल भी बनती है और कैसे अपनी अगली यात्रा वो आरंभ कर रही है। कल का मैं स्मरण करा दूं आपको। प्रकाशवती के पिताजी को ये संदेह हो गया था, संदेह होना स्वाभाविक था, क्योंकि प्रकाशवती अपनी महिला युवा युवती जो और थी उन साथियों के साथ क्रांतिकारियों के धन संग्रह के, शस्त्र संग्रह के लिए धन संग्रह करती थी और पहुंचाती थी, यानी क्रांतिकारियों के साथ संबंध तो आ ही गया था। बाकी पिछला एपिसोड देखेंगे तो सारी बात ध्यान में आ जाएगी। शक्ति हो गई थी पिताजी की ओर से, बाहर नहीं निकल सकती थी, सीधा जाना है इंस्टीट्यूट में पढ़ने और सीधा वापस आना है, उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलना होगा। पता चल गया था कि मेरी लड़की क्रांतिकारियों के शस्त्र संग्रह के लिए धन संग्रह करती है और ये उसमें लिप्त हो गई है, एक्टिव हो गई है, बहुत शक्ति थी। कल के एपिसोड में मैंने बताया था कि कैसे वो अपनी छत पर से पड़ोस के मकान की छत पर कूद के वहाँ से गली में गई और वहाँ से निकल गई और घर वालों के लिए पिताजी के नाम एक पत्र लिख के गई। वो सारा आपने सुन लिया था, देख लिया था। प्रकाशवती कैसे जाती है, उनका कैसे वेलकम होता है, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, कैसे कैसे उनको अपने क्रांतिकारी दल में कौन मिलाता है, ये सारी बातें कल हो गई थी। अब धीरे धीरे प्रकाशवती क्रांतिकारी कार्यों में दक्ष हो गई थी। पहले उनसे वो सारा उनको जानकारी दी, मुश्किल काम करवाने शुरू किए और पोस्टर बना करके और कहाँ कहाँ लगाने हैं, सब तरह के काम प्रकाशवती करते करते धीरे धीरे प्रकाशवती कपूर क्रांतिकारी कार्यों में दक्ष हो गई।
निपुण हो गई, एक्सपर्ट हो गई। पार्टी के काम का विस्तार भी होने लगा था। बम बनाने की एक फैक्ट्री दिल्ली में भी खोल दी गई, बना दी गई, एस्टैब्लिश कर दी गई। यशपाल को बम बनाने का काफी अनुभव हो चुका था। यशपाल जी का कई एपिसोड के अंदर नाम आया है, कल भी बहुत आया है। आज नाम यद्यपि हमारे प्रमुख जिनकी हम चर्चा करेंगे वो तो प्रकाशवती ही हैं, लेकिन यशपाल बार बार हर एपिसोड में दिखेंगे। और श्री चंद्रशेखर का तो कोई मुकाबला ही नहीं, वो तो हर एपिसोड में 12 साल के कालखंड में जो भी कोई घटना क्रांतिकारी घटित होती थी उसमें चंद्रशेखर जी की उपस्थिति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होती ही थी। यशपाल को चूंकि बम बनाने का अनुभव था तो यशपाल को और प्रकाशवती दोनों को दिल्ली की बम फैक्ट्री में भेज दिया गया। प्रकाशवती के रहने का प्रबंध दिल्ली में महाशय कृष्ण जी के घर में किया गया। बम फैक्ट्री में भी प्रकाशवती काम करने लगी, सीखने लगी, जानने लगी और धीरे धीरे बम फैक्ट्री के संचालन के सूत्र भी मालूम हो गए। और पूरी तरह से यशपाल जी आप जाओ, मैं देख लूंगी, मैं बना भी लूंगी और करवा भी लूंगी। अब इस समय तक योजना अनुसार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली असेंबली में बम विस्फोट करके गिरफ्तार हो चुके थे और उन्हें लाहौर जेल में पहुंचा दिया गया था। चंद्रशेखर आजाद ने एक योजना बनाई कि भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़ाया जाए। इस कार्य में सहयोग देने के लिए यशपाल को दिल्ली से लाहौर बुला लिया गया। प्रकाशवती दिल्ली में ही रही। साथ में और एक घटना घटित होती है। भगवती चरण बोहरा की बम दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण, इनका मैं एपिसोड दे चुका हूं, शायद 2 दे चुका हूं। भगवती चरण बोहरा कमाल के थे, मैरिड थे। उन्हीं के लिए जो महिला है वो दुर्गा भाभी के नाम से भी मैंने एपिसोड दिए हैं, यहाँ भी कल के एपिसोड में नाम आया था। भगवती चरण बोहरा की बम दुर्घटना प्रशिक्षण के लिए गए थे बना करके, यशपाल भी साथ थे। यशपाल थोड़ा पीछे थे, वो आगे थे, और हाथ में बम फट जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाने के कारण और लाहौर की बहावलपुर कोठी में बमों के विस्फोट हो जाने के कारण, ये सब मैंने बता चुका हूं, कई बार ये आ चुका है। भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी। बहावलपुर कोठी में यशपाल द्वारा प्रकाशवती को जो लिखे गए एक पत्र के टुकड़ों को जोड़कर पुलिस ने दिल्ली में प्रकाशवती के ठहरने का पता मालूम कर लिया। उसे गिरफ्तार करने के लिए लाहौर की पुलिस दिल्ली जा पहुंची। यशपाल ने वह पत्र महाशय कृष्ण जी के साले ध्रुवदेव के नाम लिखा था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, ध्रुवदेव को। लेकिन प्रकाशवती अपनी सूझबूझ के कारण वहां से बचकर ख्यालीराम गुप्त के घर पहुंच गई, दिल्ली में ही, और इस प्रकार गिरफ्तारी से बच गई।
दिल्ली की बम फैक्ट्री का पुलिस को पता चल गया। उसका संचालन करने वाले कई लोग गिरफ्तार हो गए। उन दिनों चंद्रशेखर आजाद कानपुर में चुन्नीगंज में रहते थे। प्रकाशवती को उनके पास पहुंचा दिया गया। चंद्रशेखर आजाद ने प्रकाशवती को निशाना लगाने का अच्छा अभ्यास कराया और चंद्रशेखर की प्रेरणा से प्रकाशवती ने अंग्रेजी भाषा का भी स्पेशल ज्ञान प्रयासपूर्वक प्रयत्नपूर्वक अपने ज्ञान को बढ़ाया, अच्छा अभ्यास कर लिया और स्वास्थ्य सुधारने के लिए नियमित रूप से योग और व्यायाम आदि करने का नियम भी बना लिया। ये चंद्रशेखर ने आग्रह पूर्वक कह करके, भाई आप घर में बंद रहते हो तो ये सारा शरीर गड़बड़ हो जाएगा, आप इसको चंद्रशेखर के कहने पर ये सब शुरू हो गया। एक घटना और घटित हो जाती है। इलाहाबाद, जो आज का प्रयागराज है, उस समय का इलाहाबाद, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ युद्ध करते हुए सीधे मुकाबले में 17 फरवरी 1931 को बलिदान हो गए चंद्रशेखर आजाद। प्रकाशवती को उनके बलिदान से बहुत सदमा पहुंचा। चंद्रशेखर आजाद के रूप में उन्होंने अपना संरक्षक और शुभचिंतक खो दिया। कुछ दिन बाद इलाहाबाद में जशपाल जी की भी गिरफ्तारी हो गई और इस गिरफ्तारी के पश्चात तो प्रकाशवती एक प्रकार से आश्रयहीन हो गई। संकट के उस दौर में प्रकाशवती ने अपनी क्षमताओं का परिचय दिया। क्रांति संगठन के सूत्र अपने हाथ में लेकर काम करने लग पड़ी। गिरफ्तारियों का सिलसिला चलता रहा और सन 1934 के जून में प्रकाशवती भी दिल्ली में गिरफ्तार कर ली गई। आगे देखिए, बड़ा रोचक सा किस्सा है। जशपाल उन दिनों बरेली जेल में थे। एक दिन जेल सुपरिटेंडेंट मेजर मल्होत्रा जशपाल के पास पहुंचे जेल में और पूछा, क्या आप प्रकाशवती को जानते हैं? जी हां, मैं जानता हूं। आप किस उद्देश्य से पूछ रहे हैं? मेजर मल्होत्रा ने कहा, मिस प्रकाशवती कपूर ने डिप्टी कमिश्नर की मार्फत बरेली जेल में आपके साथ शादी करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। और ये कहने के साथ ही मेजर मल्होत्रा ने भावुक होकर कहा, तुम्हें तो अभी 10-11 वर्ष जेल में ही रहना है जशपाल। उस लड़के का त्याग देखो, हिम्मत देखो, साहस देखो। ऐसा त्याग और धर्म की ऐसी भावना हिंदू नारी के अतिरिक्त संसार में और कहीं संभव नहीं। जशपाल को वो भावुक भी बनाते रहे, प्रार्थना भी करते रहे। मेजर मल्होत्रा को भी लगा कि ये हो जाना चाहिए और वो बहुत ज्यादा, उसको भी पता है कि उसने भी संसार से चले जाना है और अभी इस लड़ाई में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। भाई पहले आप गए कि वो गए, प्रश्न ये नहीं है, पर उसके मन में ये बात आई है। तो मेजर मल्होत्रा जशपाल को कंपेल कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे। आखिर में लिखित रूप में जशपाल की सहमति लेकर
बरेली जेल को अदालत के रूप में परिणत करके डिप्टी कमिश्नर मिस्टर पैडले और अन्य गवाहों की उपस्थिति में शादी संपन्न हो गई। जशपाल की माताश्री भी जेल की इस शादी में उपस्थित थीं। जेल में शादी की इस घटना ने सब और पूरे देश विदेश में बड़ा कौतूहल, उसकी चर्चा, और मुझे तो अभी भी नहीं पता, और उस समय भी यही चर्चा थी कि सारी दुनिया में ऐसा दोनों क्रांतिकारी और एक महिला क्रांतिकारी ने किसी और दूसरी जेल के क्रांतिकारी को ये प्रपोजल भेजा हो और कहा हो कि वो मेरे से शादी करें, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। और ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी जशपाल, कमाल के, एक्सेप्शनल, बहुत कमाल के क्रांतिकारी, कई एपिसोड उनके मैं दे चुका हूँ। अभी भी बहुत सारी घटनाओं में जशपाल का नाम पिछले 5-7 एपिसोड में तो आ ही रहा है। हाँ, ये सारा पूरे देश विदेश में चर्चा का विषय बन गया। मिठाइयाँ बांटी गईं। इसके बाद दूल्हा दुल्हन को अलग कर दिया गया। शादी, थोड़ा सा नाच, थोड़ा सा डांस हुआ होगा, भंगड़ा हुआ होगा, मिठाई बांटी और दोनों को अलग कर दिया गया। हाँ, जेल जीवन से छूटने के बाद ही दोनों का मेल हो सका। चंद्रशेखर आजाद की दी हुई प्रेरणा भी प्रकाशवती के बहुत काम आई। उन्होंने, वो चंद्रशेखर कहा करते थे उनको, क्योंकि स्टडी छोड़ के आई थी, कॉलेज से निकल के क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गई थी, तो उनके कहने के अनुसार, उनकी प्रेरणा के अनुसार प्रकाशवती ने जेल में ही अध्ययन जारी रखा, स्टडी को कंटिन्यू रखा। जेल में रहते हुए ही पढ़ती रही, परीक्षा देती रही, और कुछ दिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी शिक्षा पाई। यदि ये सत्य है कि जशपाल ने प्रकाशवती को क्रांतिकारी बनाया, तो ये भी सत्य है कि प्रकाशवती ने जशपाल को एक महान लेखक बनाया। जशपाल की सफलता के पीछे प्रकाशवती की साधना का भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन चंद्रशेखर का आशीर्वाद प्रकाशवती के लिए भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण था उनके लिए। और चंद्रशेखर जैसे 12 साल का उनका जो कालखंड है स्वतंत्रता संग्राम के लिए संगठन करने का, दल बनाने का, हर क्रांतिकारी घटना में, सशस्त्र चुनौती देने वालों की घटना में, प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक, कहीं सामने, कहीं प्रत्यक्ष, कहीं अप्रत्यक्ष, कहीं पर्दे के आगे, कहीं पर्दे के पीछे, कहीं उस समय घटना में साथ मिलकर कर रहे हैं, कहीं डायरेक्शन दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद और जशपाल ने जिस प्रकार से बॉम्ब फैक्ट्री बनाने का, बॉम्ब बनाने का काम सीख करके रोहतक में, जम्मू में, दिल्ली में, लाहौर में, ऐसी बहुत सारी बम फैक्ट्रियां उन्होंने तैयार कर ली थी। और चंद्रशेखर और जशपाल के दिमाग की एक, कहना चाहिए कि उपज थी कि क्रांतिकारी जब भी कहीं आखिर में टूटने लगे बहुत बड़ी मार से कोई, तो वो इतना ज़रूर बोल दे, इतना ज़रूर बता दे वो अंग्रेज़ों को, सरकार को, भाई सब जगह बम फैक्ट्री लग रही है और एक दिन 1 घंटा तय करके सब अंग्रेज़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा, महिलाओं को और बच्चों को पैसेज दिया जाएगा सुरक्षा का। हाँ, आज जिस महिला महानायिका प्रकाशवती को हमने स्मरण किया, श्रद्धांजलि दी हमने, ऐसा ही ये दौर चलता रहेगा। सिंध के राजा ताहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 1500-2000 वीडियोस को आपके सामने लाने का, इसके ऊपर एक
50-60 बुक्स के लिखे जाने का और एक बहुत बड़ा टीवी सीरियल बनने का जो एक अलग प्रयास चल रहा है वो तो होगा ही, परंतु ये मेरा प्रयास जो अज्ञात नायक और नायिकाएं हैं, तपस्वी, त्यागी, शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे हुए ये लोग, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के क्रांतिकारी, भारत माँ के सपूत सपुत्रियां, वीर वीरांगनाएं, उन सबको मैं आपके सामने ला रहा हूं जो अज्ञात है, इतिहास में कहीं नहीं है। ऐसे इन सब अज्ञात लोगों को स्मरण करने का काम जो मैं कर रहा हूं, अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत,